हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटे 2020 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षाशास्त्र की पेडागोगी पार्ट 6 देखेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। देखिए, पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत यानी कि हम सभी विषयों को एक साथ पढ़ाए, जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उनके जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं, इन सभी को साथ में पढ़ाए ताकि उनके बच्चे के बस्ते का बोझ भी कम हो और चीज़ों को वो अच्छे से समझ भी पाए। समावेशन, हर बच्चे का इसमें ख्याल हो, हर उस पर भाषागत हो, या बच्चा कमज़ोर है या बच्चा होशियार है, इसको भेदभाव न करके एक साथ पढ़ाया जाए। और विषयगत, बच्चों की आयु के अनुसार उनका विषय हो, ऐसा नहीं कि किसी बड़े क्लास का उनको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर उनके समग्र शिक्षा का कारण अगर वो एकीकृत, समावेशी, विषयगत तीनों ही होना चाहिए। तो 74 का आंसर हो जाता है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 75 कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक बनाना और संवेदनशील बनाना है। फर्स्ट, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, या फिर कि यह अवैध कार्य है। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? तो इसमें से आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सही होगा? इसमें सबसे सेकंड होगा, सेकंड नंबर आपको बेस्ट दिख रहा होगा कि इसमें सपेरे जो है सांपों को नुकसान न पाए, बच्चे इस चीज़ को संवेदनशील बने कि हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और साथ ही उनको जो सपेरे वाले काम करते हैं उन सांपों को पकड़ने का, ऐसा ना करें, और इसके साथ में उनको कोई रोजगार वगैरह दिया जाए। तो यहाँ पर 75 का आंसर सही हो जाता है सेकेंड नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 76 कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। देखिए, यहीं से आपको बता दूं कि जो मिड डे मील योजना है ये 1995 में भारत में स्टार्ट की गई थी। इसे मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं। और वर्तमान में इसमें राशन को लेकर कि अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मिड डे मील राशन जो मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रारंभ किया है। तो ये इसका प्रासंगिक क्या है, मतलब ये मिड डे मील योजना को लाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ कि यह ईवीएस शिक्षा अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षा अधिगम का अवसर है। सेकंड, या उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, या ये शिक्षा अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, या फिर शिक्षा अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य हमारा इसको लाने का था कि कई बच्चे जिनको पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता, उनके संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, उनके अंदर कुपोषण होने लगता है, तो ये सारी चीज़ें ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमने मिड डे मील योजना प्रारंभ की थी, ताकि जो बच्चे आए उनको भरपेट खाना मिल सके और पौष्टिक आहार मिल सके। तो 76 का हमारा आंसर सेकंड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। देखिए, बोझ के बिना सीखना, ये इसका मतलब क्या है? ईवीएस का पाठ पुस्तक अध्यायों की कम संख्या कर देना, या अबोध का या बच्चे का ही भार कम कर देना, क्या ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है, या फिर स्कूल बैग का कम वजन। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा फोर्थ नंबर। हमारे बोझ के बिना सीखने का मतलब है कि स्कूल बैग का वजन कम कर दिया जाए, यानी किताबों की संख्या कम हो, लेकिन पाठ्यक्रम कम नहीं होना चाहिए, उनके अध्याय कम नहीं, बस स्कूल किताबों की संख्या कम हो जाए। फिर 78 नंबर कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। सेकंड, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। छात्रों को आसानी से प्रबंधन करना और वर्कलोड को कम करना, या फिर लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का मेन उद्देश्य होता है, इसके पहले बता चुकी हूँ कि बच्चे समूह में एक तो सामाजिकता की भावना उनके अंदर बढ़ती है, अपने साथियों से भी वो चीज़ें सीखते हैं, सहगामी जो अधिगम होता है इसको प्रोत्साहन मिलता है। तो यह 78 का आंसर सेकंड से हो जाएगा, यानी सहयोग के मूल्यों को लागू करने के लिए।
अब क्वेश्चन नंबर 79, बाला का पूरा रूप क्या है? देखिए जो बाला योजना है ये केंद्रीय विद्यालय की एक योजना के अंतर्गत आता है। यहाँ बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो याद रखिएगा यहाँ यानी इसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका मतलब होता है कि जो बड़े जो यहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं उनमें बहुत सारे चित्र बना, चाहे वो नंबर बना दिया, कई सारे जानवर बना दिए, ABCD डिज़ाइन कर दिए, तो उससे मतलब बिल्डिंग को ऐसा हम अधिगम सहायक के रूप में मतलब वो चीज़ में हमारे लिए सहायक ही हो। तो बाला का आंसर यहाँ पे 79 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 80 कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, या सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, या फिर विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। देखिए वैकल्पिक ढांचे का यहाँ पर अर्थ है कि ऐसा विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। तो यहाँ पे 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 81 कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है? वैज्ञानिक तथ्य है? नहीं, वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ विज्ञान तो सबको समान मानता है, यही रूढ़िबद्ध धारणा है या फिर एक अंधविश्वास या फिर मिथक है? देखिए ये तो एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, क्योंकि आज वर्तमान में हम सभी देखते हैं महिला एक टीचर भी है, एक एस्ट्रोनॉट भी है, एक डॉक्टर भी है, महिला एक पुलिस में भी है, एक IPS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर भी है। तो यानी महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर, ऐसा लोग रूढ़िबद्ध धारणा है। 81 का आंसर सेकंड हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? देखिए इससे पहले भी कम अभी तक जितने मैंने आपको सेट सॉल्व करवाया है तो इनमें से 6 से 7 बार क्वेश्चन आ ही चुका है मैप से रिलेटेड, जिसमें आपको दिशा की कौन सा प्रदेश किसके उत्तर में, किसके पूर्व में, किस दिशा में है। तो आपको इससे पहले मैंने बोला है कि आपको एक बार मैप देख कर जरूर जाना है एग्जाम में। तो अगर आप अभी मैप देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर बिहार देखिए, आप बिहार हमारे ही पड़ा है पूर्व साइड में। अब बिहार के अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर आपका पड़ा है उत्तर और पश्चिम दिशा में, ये आपके होते उत्तर पश्चिम दिशा, और गोवा की स्थिति हो रही है दक्षिण में और पश्चिम में। तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण पहले प्रक्रिया क्या होती है इसको समझते हैं। वाष्पीकरण का मतलब है कि जब जैसे जल जमीन पे है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो धूप पड़ती है, गर्मी पड़ने से जब जल हमारा भाप बन के ऊपर चला जाता है, यानी कि गर्म वायु के रूप में ऊपर चला है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जाए कि प्रक्रिया धीमी कब होगी? ऑप्शन है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटे, सतह क्षेत्र घटे लेकिन तापमान बढ़ता रहे, सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों ही कम हो, या फिर सतह क्षेत्र और तापमान दोनों वृद्धि हो। देखिए आपको इसके लिए समझने एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे समुद्र है, समुद्र का सतह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, अगर तापमान भी हमारा बढ़ जाए तो इसमें वाष्पीकरण जो प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा भाप बन के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ तो यहाँ पे फर्स्ट तो होगा ही नहीं। सेकेंड है कि सतह क्षेत्र का लेकिन तापमान बढ़े, तब भी अगर जैसे आप 1 कप पानी ले लें, अब उसको गर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, तो उसको कुछ ही सेकेंड लगेंगे भाप बनने में, तो ये भी देख चला जाता है। ये भी आपका ऑप्शन है। इसके अलावा फोर्थ अगर देखें सतह और तापमान दोनों में ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होता है थर्ड, यानी हमारा सतह क्षेत्र पे कम हो और तापमान दोनों में कमी हो जाए, तो हम जो इसकी धीमी मतलब प्रक्रिया है वाष्पीकरण की बहुत धीमी हो जाएगी। तो 83 का आंसर होता है थर्ड नंबर। फिर 84 नंबर कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्थान, दूरी, समय इन सबको अच्छे से समझ पाता है, तो उसके अंदर कौन सा कौशल होता है? चित्रण कौशल, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल या फिर दिशात्मक कौशल। तो ऐसे व्यक्ति में चित्रण कौशल यानी मैपिंग जो एबिलिटी होती है वो उसकी अच्छी होती है। तो यहाँ पे 84 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। फिर 85 कि किस राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की पर्यावरण की सिफारिश की? NCF 1988, NCF 2000, NCF 1975 या फिर NCF 2005। देखिए जो NCF 2005 है यानी
नेशनल फ्रेमवर्क जो करिकुलम 2005 का था, इसने बोला था कि एकीकृत हमें पाठ चर्चा यानी एकीकृत विषय के रूप में हमें बच्चों को पढ़ाना है। एकीकृत का मतलब है, आपने खुद देखा होगा कि जब मैंने आपको एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे, तो उसमें आपको कई बार साइंस भी मिलती थी, कई बार आपको ज्योग्राफी मिलती थी, कई बार आपको उसमें ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ने को मिलता था। तो उसमें बच्चों को क्या किया, हमने सबको मिला के चीज़ों को पढ़ाया, उनको अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं दे दिए थर्ड से फिफ्थ क्लास में कि आपके लिए समाज विज्ञान एक अलग विषय है, विज्ञान एक अलग विषय है। हमने पर्यावरण अध्ययन में सभी विषयों को मिलाकर उनको एकीकृत रूप में पढ़ाने का प्रयास किया है। ताकि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ताकि बच्चों के बस्ते का बोझ कम किया जा सके। यहाँ अध्याय कम करना नहीं है, हमें बच्चे के बस्ते का बोझ कम करना है। तो 85 का आंसर हो जाता है फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 86 कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। अब देखिए, स्थानांतरित खेती का मतलब होता है कि हम एक जगह भूमि में खेती करें और कुछ सालों के लिए छोड़ के अब हम जगह बदल लें और दूसरी जगह पहुँच जाए। तो आपको याद होगा मैंने आपको झूम खेती के बारे में बताया था। अब झूम खेती क्या होती है, स्थानांतरित खेती तो होती है, उसमें एक बार खेती करते हैं और फिर उसको 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी जगह पर वो खेती कर लेते हैं। तो इसे स्थानांतरित खेती कहते हैं। भारत में स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं, झूम खेती। देखिए, अलग अलग देशों में अलग नाम से इसे जानते हैं, जैसे कि लद्दाख, इंडोनेशिया में लद्दाख इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर अब ये क्षेत्र किस क्षेत्र में होते हैं, आपको ये भी बताया था कि जो स्थानांतरित खेती भारत में होती है या झूम खेती होती है, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, मिजोरम, इन एरिया में होती है। तो 86 का आंसर हमारा हो जाता है फोर्थ। फिर 87 नंबर कि नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इससे देखिए बांध बनाने से कोई पानी या हवा प्रदूषित होता है ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये हमारा सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव से, सही बात है। हम देखो अभी ये तो ठीक है, बांध बन गए, पानी का बचाव हो रहा है सब, लेकिन इससे कई सारे जीव जंतु का मतलब कई जीव जंतु मतलब परेशानी में आ जाते हैं। जो खेत आसपास का जो इलाका होता है बाढ़ प्रभावित रहता है, तो ये चीज़ भी सही है, प्रभाव होते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करता है, ये बात भी सही है। हम उनको बांध बना के दे रहे हैं, तो जहाँ से नदी जा रही है हो सकता है वहाँ बांध, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा, तो ये बात भी। तो यहाँ फोर्थ नंबर है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है, यानी सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ऐसा इससे कोई रिलेशन नहीं कि बांध बनाने का सतत विकास हो जाएगा। तो 87 का हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी, तो आप सभी को पता होगा। अगर आपको ये याद नहीं होती कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई, बहुत ही फनी ट्रिक बनाई है, तो वीडियो को आप जरूर जाके देख लीजिएगा। ट्रिक थी कि मीना का जलवा वो ऐसा करके आपको ट्रिक है, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। तो यहाँ पर 88 का आंसर हो जाता है फोर्थ, उपयुक्त सभी। फिर 89 नंबर कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। देखिए, रेगिस्तान के बारे में आपको बताया था कि रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। भारत में गर्म रेगिस्तान जो है थार में, राजस्थान में, जबकि ठंडा रेगिस्तान जो एकमात्र भारत में वो है लद्दाख में। अब ठंडे देखो, गर्म रेगिस्तान तो बारिश में नहीं होती, लेकिन वहाँ फिर भी कभी ना कभी हो जाती है। लेकिन ठंडे रेगिस्तान में बिल्कुल बारिश नहीं होती, उसका क्या कारण है? क्या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं इस वजह से? नहीं, इसका कारण भी नहीं है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती, या ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होती, या फिर ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेठंडी। देख, ठंडे रेगिस्तान का मतलब गर्मी तो वहाँ पर आएंगी ही नहीं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपका सही होगा सेकेंड नंबर कि यहाँ पर हवा बहुत पतली चलती है, यानी हवा की जो मात्रा इतनी कम होती है कि वो बारिश नहीं ला पाती है। तो फिर 89 का आंसर सेकेंड सही हो जाता है। फिर आज के हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, और कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अम्ल वर्षा लाने के लिए जिम्मेदार होता है, और ये जब अम्ल वर्षा ये होती है तो ताजमहल के जो संगमरमर है ये इसका रंग पीला पड़ने लगा है। तो इसको लेकर कई सारे नियम भी बनाए जा रहे हैं। 1994 में ताजमहल को लेकर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि यहाँ पर इसके मतलब सुधार किया जाए, अम्ल वर्षा के रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए जाए। तो उससे हमारे आज के क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और रिवीजन करते रहिए। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा
और दोस्तों शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।